Start recording. Okay, so all notes will be provided from our side, and a daily recorded session will be uploaded on playlist. What is the eligibility criteria to get this job? So everywhere, all the companies are accepting or expecting, sorry, any graduation. At least graduation you should have. Small companies are okay with pursuing graduation. If you are diploma holder, then also small companies or startup companies are okay. But if you are looking for MNCs like Cognizant, HCL, Wipro, if you are going for big companies, then they are expecting at least you should have some degree. Okay. Then you should be flexible with the shift timing. Okay. Then you should have at least intermediate communication. Not good communication, but at least you should be able to attend the interview in English, and remaining all things about the calling part and all, it will be a scripted call. ठीक है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कॉल पे हमें ऑलरेडी पता रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो कॉलिंग का अभी दिमाग से निकाल दो कि मैं कॉलिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, एंड इंटरव्यू का भी टेंशन मत लो. इंटरव्यू में क्या बोलना है क्या नहीं वो सब हम आपको डॉक्यूमेंटेड देंगे. आप वो पूरा रट्टा मार के रख देना, और किसका भी कॉल आए उतना ही बात करना बस. दैट्स इट. सो ready be ready to work from office. More opportunities are there in work from office. So मैं कम्युनिटी पे कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज में शेयर करते रहता हूँ. आपने देखा होगा, राइट. और हमारे 2-3 कंपनी के साथ टाइप भी है जहाँ पे हमारे कंटिन्यूअस जब भी ओपनिंग रहते हैं तो हमारे स्टूडेंट वो वहाँ पे प्रीफरेंस रहता है. ठीक है, तो अगर वहाँ पे 20 जन आए हैं और 10 जगह है, और हमारे अगर 5 स्टूडेंट वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, तो पांचों को वहाँ पे ऑफर लेटर मिलने के चांसेस 90% चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वहाँ पे एचआर के साथ भी डिस्कशन हुआ है. ओके. बाकी कंसल्टेंसीज वगैरह से क्या होता है कि दे आर गिविंग यू सम गारंटी फॉर जॉब, और मे बी दे आर सेइंग दैट आफ्टर गेटिंग जॉब यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट एंड ऑल. बट हम यहाँ पे आपका अगर वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल होता है, आपको अगर आप वहाँ पे जॉब मिलता है, तो हमको कंपनी की तरफ से रेफरल अमाउंट मिलता है. ठीक है, वी आर नॉट चार्जिंग एनी एडिशनल अमाउंट फॉर दैट. 1 second. Okay, so if you are ready to start your career as a fresher, always good, because there is no meaning to show fake experience and struggle a lot in every company. So instead of that, 6 महीने भी अगर आप फ्रेशर करके काम करोगे, आफ्टर दैट अगर आप 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी दिखाओगे, तो हर कंपनी में आपको इंटरव्यू शेड्यूल होगा. ठीक है, तो एटलीस्ट 6 महीने काम सीखने के लिए एज अ फ्रेशर स्टार्ट करो आप. ठीक है, रिलोकेट होने के लिए अगर पॉसिबल है, रेडी टू वर्क इन एनी लोकेशन, आपको बहुत जल्दी जॉब मिलेगा. ठीक है, जैसे मैंने मेरा खुद का करियर, इवन दो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, बट आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम केरला. ठीक है, वहाँ पे मेरा एक्सेल सर्विसेज से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, एंड मैं वहाँ पे 3 इयर्स था. विद इन 3 ईयर आई वॉज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एंड आफ्टर दैट टीएल. ठीक है, उसके बाद मैंने हैदराबाद में काम किया है, उसके बाद पुणे. सो एज पर करियर अगर आपका बन रहा है, तो यू शुड बी रेडी टू गो एनीवेयर. ठीक है, दैट्स द लास्ट एक्चुअली प्रायोरिटी एज अ लोकेशन एंड ऑल. ठीक है, तो यू कैन गेट अ डेजिग्नेशन एज ए आर कॉलर, AR एसोसिएट, or AR analyst. These kind of openings are there for this profile. Okay, shift timing will be US shift, but in some companies, our students from old batches like 21 batches, 2021, 2022 year batches, some students are now become a quality analyst. Some students are now as a some other profile in the company, but they are working in day shift, mid shift now. Okay, so salary is also good. After 2-3 year, you can expect above 50,000 easily. Okay, our all students, previous students are getting that much salary. So freshers,
you can start with near to 20,000. After 6 months, if you are switching, then definitely everywhere you can expect near to 25. Step by step, we have to go. 1 year plus experience near to 35,000, 2 year plus experience above 40,000 easily we can get, or 45,000 plus also we can get, depend on our interview and current package. Okay, 3 year plus experience, depend on your interview, depend on your current salary. Maximum 70,000 will be there. From our previous batches, I can show you some offer letter as well. Okay, who are uh, on above 50,000 or near to 50,000. Okay, they are our old student actually, but they used to still they are in connection with me. This is the offer letter. Okay, just open. This is the Nagpur company first inside uh, October, right? October month. 29th October means November only. So see, this is the Nagpur. Joining date is November 4th and package is 6 lakh. So after deduction and all, he is getting near to 47,000. And after 47,000, this is the CTC actually. There will be a night shift allowance. 4,000 is the different night shift allowance. And then he is not using cab and all. So he is getting 4,400 as a petrol allowance. And then incentive is different. Right. So near to 55,000 easily he is getting in Nagpur location, and actually he is our 22-year batch student. So he worked in multiple companies, and last company was Credence in Pune, and then again he switched to First Inside in Nagpur. So we have so many students in First Inside, Credence, Ascent Business Solution, many more actually. So should be ready. So these many departments are there in every company under the revenue cycle management. And uh, if you are taking a uh, any designation anywhere in one of the department, okay, then internally you can go to other department as well. If you are joining as a AR in night shift and after some days or 1 month, 2 month, 4 month, you are not comfortable with that, then under single manager all the departments are working. So you can request your manager and you can go to other department as well. Okay, depend on whether they are allowing or not. But I saw many times manager is allowing candidates due to the health issue or any other genuine reason. Okay, they are ready to give other department movement. Okay, so our standard syllabus is there. According to the syllabus only, we are going to take your session. Okay, we are not going to skip any topic, or we are not jumbling from one topic to another topic. As per session wise, notes are there, and according to the notes only, we are going to take a session. Okay, we'll give you enough time to go through the notes. ओके एंड यहाँ पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी मैं सजेस्ट करूंगा, टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस. इफ यू आर सीरियस आफ्टर 1 मंथ, अगर आपको कोर्स के बाद तुरंत 1 वीक के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप सीरियसली हो तो मुझे सिर्फ हाफ एन आवर अपार्ट फ्रॉम आवर सेशन टाइम आपको सिर्फ हाफ एन आवर वो एक्टिविटी करनी है. व्हाट इज दैट एक्टिविटी? आपको सिर्फ इंटरनली जो भी हमारे ग्रुप में अभी 4 जन है, मे बी और 2 जन कनेक्ट होंगे, तो आपको क्या करना है कि आपकी एक सेम लिंक पे आप कनेक्ट कर सकते हो और 30 मिनट्स आपको जो भी टॉपिक्स हमारे हुए हैं उसके रिलेटेड मैं फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन शेयर कर दूंगा. आपको जो टॉपिक हुए हैं सिर्फ उन टॉपिक को एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने हैं. 2-4 दिन आप नोट्स देख के भी ट्राई कर सकते हो, विदाउट नोट्स देख के भी ट्राई करो. लॉयल विथ योर सेल्फ, और थोड़ा सा पढ़ाई भी करो. 30 मिनट्स पढ़ाई करो, 30 मिनट्स वो एक्टिविटी करो. तो इतना कुछ ज़्यादा हार्ड काम है नहीं, बट श्योर शॉट हमें अगर जॉब चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत. 1 मंथ का ही कोर्स है छोटा सा, तो उसमें हमको उतना तो हम दे ही सकते हैं. ठीक है, सबका गोल तो यही है कि हमें सबको जॉब मिलना चाहिए. तो बहुत सारी कंपनीज में हमारे स्टूडेंट हैं. ओल्ड स्टूडेंट के कुछ ऑफर लेटर मैंने मंगवाए थे, जैसे यहाँ पे विप्रो है, मेडसेंट है, R1 RCM है, एसेंट बिजनेस सॉल्यूशन है. ये आपको आइडिया आ गई होंगी कि हमारे स्टूडेंट कितने सारे कंपनी में है. अब अगर मैं पुराने बैचेस में अगर मैं जैसे डाल दूंगा कि आप करंट कंपनी का ऑफर लेटर शेयर करो, तो आराम से 70-80 ऑफर लेटर मुझे आ जाएंगे. ठीक है, तो प्राइम रिसोर्सेस, ह्यूरॉन,
ठीक है, ये देखो कितना पुराना ऑफर लेटर है ह्यूरॉन का। अ, ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि ये हम कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट। तो ये 5.17 का है पैकेज। बट ये स्टूडेंट हमारी वो 2-3 साल पहले की स्टूडेंट है ये, अभी का नहीं है ये एक्चुअली। ठीक है, ये देखो ये ऑफर लेटर ओमेगा हेल्थ केयर का 2021 का है, 1 अक्टूबर 2021। पुराना ऑफर लेटर है ना। यानी हम, मैंने जैसा बताया कि हम 4-5 साल से ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, गुड रिजल्ट तो आपको मिलेगा। दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट यू विल गेट इट, सो दैट यू कैन मेंशन, और आपके रिज्यूम प्रोफाइल सब कुछ हम ही क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, आपको सारे सपोर्ट मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे। बस आप रेडी रहना चाहिए, दैट्स इट। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में 54 पेजेस है। इफ पॉसिबल, इतने सारे पैसे खर्चा किए हैं आपने, टाइम भी दे रहे हो, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि 200-300 रुपए और खर्चा करो, ये नोट्स प्रिंट करो। इसके बाहर का कुछ नहीं है। इवन दो 3 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आप दिखा के अगर जाओगे, तो इसके बाहर का कोई कुछ नहीं पूछेगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट सेशन है आज का, तो बी कंफर्टेबल। कोई भी क्वेरीज होंगी आप मुझे पूछो, छोटी बैच है अपनी। ठीक है, कभी कभी बैचेस में ज्यादा लड़के रहते हैं तो भी सपोर्ट मिलेगा आपको, डोंट वरी। सो व्हाट इज द यूएस हेल्थ केयर? सो ये लॉन्ग टर्म करियर है एक्चुअली। वी आर नॉट गोइंग टू सेल एनी प्रोडक्ट हियर, यू डोंट हैव टू कन्विंस एनीबडी, यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विथ एनीबडी। ओके, सो सारे ही कौन सी कंपनी में भी काम, आपको जॉब लगेगा, स्विचिंग भी करोगे तो काम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बेस्ट वही है कि काम चेंज नहीं होने वाला है, क्लाइंट चेंज होते रहेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम? द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम इज अ मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। सेम लाइक वी कैन कंपेयर सम थिंग्स इन विथ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हॉस्पिटल मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहां पे भी वैसे ही है। ठीक है, प्राइवेट इंश्योरेंसेस है, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंसेस मिलते हैं, सेम इन यूएस एज वेल। ठीक है, तो कोई चीज अगर ऑलरेडी वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, तो कोई फिर से स्क्रैच से उसको डेवलप करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे इन्वेंट किया हुआ है, मोबाइल इन्वेंट है, इन्वेंशन है। अब कोई कंपनी अगर दूसरी नई मार्केट में आएगी, तो ऑब्वियसली दे विल कॉपी पेस्ट दैट टेक्नोलॉजी, राइट। दे विल एड सम फीचर, एडिशनल फीचर्स, बट दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट टू इन्वेंट दैट फ्रॉम जीरो। ऐसा कुछ नया डिवाइस या फिर जीरो से उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ये जो यूएस हेल्थ केयर जो है, इन्होंने जो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 40 ईयर से वो यूएस गवर्नमेंट ने आरसीएम डेवलप किया हुआ है ना। तो जो बाकी की कंट्रीज है, यूके है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज ने इसको एक्वायर किया है एज इट इज। ठीक है, तो इसका स्कोप डे बाय डे इसका बढ़ रहा है। मल्टीपल कंट्रीज आर एक्वायरिंग इट एज इट इज। ठीक है, तो this is the mix of public and private healthcare services. It include hospital, clinic, doctors, nurses, health insurance companies, government programs that work together to provide a care to the. Okay, so everybody who is related to the healthcare, they are part of the US healthcare in US. Okay, इवन दो अगर आप सोचोगे फिजियोथेरेपिस्ट इज नॉट द डॉक्टर, बट ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड टू द हेल्थ, राइट। कोई अगर किसी की सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद उसको रिकवर करने के लिए उसको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जाना पड़ता है, राइट। तो ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड टू द हेल्थ केयर, तो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूएस हेल्थ केयर। ठीक है, वहां पे लाइसेंस नंबर वगैरह सबको मिलते हैं। हु इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, दे आर कॉल्ड एज प्रोवाइडर।
कॉमन नेम है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल पे फॉर इंश्योरेंस, तो यहाँ यूएस में नहीं, क्या तुम बिलीव नहीं करोगे, 97% पॉपुलेशन के पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस है। 97%, इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। तो लास्ट 40 ईयर्स में उन्होंने अ, ऐसे एक एक साल या 2 साल की अचीवमेंट नहीं है, फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स देयर गवर्नमेंट इज वर्किंग। और वहां पे हेल्थ केयर थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंसिव है एक्चुअली, थोड़ा नहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है। कंसिडर, अगर मैं आपको एक सिंपल डॉक्टर के पास, अब यहाँ पे हम जाते हैं चेकअप के लिए और प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, बस, ठीक है। या आपको नॉर्मल सर्विसेज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वी आर गोइंग टू अवर फैमिली डॉक्टर और मे बी स्पेशलिस्ट। तो मैक्सिमम हमें 1000 रुपीज चार्ज होता है, ठीक है। 300 to 1000 रुपीज के बीच में उनकी फीस रहती है जस्ट फॉर चेकअप, और ऑल अदर सर्विसेज दे विल चार्ज डिफरेंट। इन यूएस the charges are between $300 to $700 just only to do the checkup। तो आप $300 को भी अगर कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने होते हैं $300? एनी आइडिया? 90 रुपीज एवरी डॉलर, राइट? $300 कितना हो रहा है? 270 27,000, है ना? कितना एक्सपेंसिव है। अगर आप वहां पे एक रूट कैनल करने जाते हो दांत का, इंडिया में हमारा 10-20 हजार, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 10,000, 12,000, 15,000 के अंदर एक रूट कैनल हमारे यहाँ पे इजीली हो जाता है, ठीक है, उससे कम में ही होता है। वहां पे $2,000 to $3,000 फॉर सिंगल रूट कैनल, यानी अगर $2,000 भी कंसिडर करेंगे तो 1,80,000। कितना एक्सपेंसिव है। अगर हार्ट सर्जरी वगैरह उसके चार्जेस हम देखेंगे तो वो तो कितना महंगा हो जाएगा, है ना? तो एक्सपेंसिव बहुत है, हम कन्वर्जन करेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा। इसीलिए वहां पे सब जन हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेते हैं, वहां पे उसका प्रीमियम, स्मॉल प्रीमियम पे करके वो खुद को कवर कर लेते हैं। जिनके पास, और गवर्नमेंट ने भी रूल क्रिएट किए हुए हैं वहां पे, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है तो वहां पे एम्प्लॉयर को मैंडेटरी है, अभी इंडिया में भी है, मैंडेटरी है कि उसके एम्प्लॉयज को उसको हेल्थ केयर इंश्योरेंस देना ही है। इंडिया में सिर्फ जो एमएनसीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वो ये रूल फॉलो करते हैं, बट अदर देन दिस नॉर्मल एम्प्लॉयर्स आर नॉट फॉलोइंग दैट रूल। इट इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। बट वहां पे अगर कोई सुपर मार्केट में भी कोई काम करता है तो भी उसका जो ओनर है सुपर मार्केट का, उसको मैंडेटरी है उसके सारे एम्प्लॉयज को हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और स्ट्रिक्ट रूल है, एवरीबडी हैव टू फॉलो दैट। और जिनके पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं है, वो खुद बाय करते हैं, क्योंकि उनको पता है इट इज एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दे कैन नॉट अफोर्ड इफ दे डोंट हैव हेल्थ केयर इंश्योरेंस। और ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्थ केयर कोई अमेरिका में यानी यूएस में रह रहा है यानी एवरीबडी इज रिच। दैट इज रॉन्ग थिंग एक्चुअली, टोटली रॉन्ग। आप अगर पुअर पीपल स्टेइंग और लिविंग इन यूएस अगर अगर सर्च करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे भी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, बहुत सारी चीजें वहां पे भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, बिलो पॉवर्टी लेवल जो भी रहेंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, और वो इंश्योरेंस कहीं पे भी चलता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर मेरे पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड इंश्योरेंस या फिर आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड वगैरह, ऐसे इंश्योरेंस एम्प्लॉयर की तरफ से हमें मिलते रहते हैं, राइट। अभी करंटली जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वहां से मुझे आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड का मिला हुआ है, ठीक है। उसमें फैमिली वगैरह कवर होती है, लिमिट भी रहती है, टॉपअप भी मार सकते हैं, सेम इन यूएस एज वेल। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है तो आपको लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स मिलेंगे जहाँ पे कैशलेस पॉलिसी मिलेगी आपको, ठीक है। तो मुझे अगर 200 हॉस्पिटल्स के नाम है, उसमें से अगर कहीं पे मैं सर्विस ले रहा हूँ, तो मैं बस आईडी कार्ड दिखाऊंगा और मुझे विदाउट पेइंग एनी मनी आई कैन टेक द सर्विस, दैट इज द कैशलेस पॉलिसी। बट मैं आउट ऑफ नेटवर्क जाऊंगा, यानी जो लिस्ट दी है उसके बाहर के कहीं पे भी अगर मैं सर्विस लूंगा, तो क्या है प्रोसेस इंडिया में, आई हैव टू पे फर्स्ट फ्रॉम माई पॉकेट, आई हैव टू कलेक्ट द बिल
एज अ पॉलिसी होल्डर आई हैव टू कलेक्ट द बिल, आई हैव टू सबमिट दैट टू द इंश्योरेंस एंड वेट फॉर पेमेंट, है ना? ये दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस इन इंडिया. बट यूएस में कैसा है? इवन दो एनीबडी इज गोइंग टू एनी प्रोवाइडर, एनी डॉक्टर, हॉस्पिटल, कहीं पे भी जाओ, वहां पे उनको कैशलेस पॉलिसी मिलती ही है. ठीक है, वो हॉस्पिटल उसके इंश्योरेंस के साथ टाई अप रहे या ना रहे. ठीक है. अब यहाँ पे कैसा है, हम पॉलिसी एज अ पॉलिसी होल्डर वी आर इन्वॉल्व इन टू द प्रोसेस. अगर आप अ, हम डील कर रहे हैं, राइट? अगर मैं अनलिस्टेड हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो मैं खुद डील कर रहा हूँ मेरे इंश्योरेंस के साथ पेमेंट मिलने के लिए. बट यूएस में 100% डॉक्टर एंड हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल टू डील विथ पेशेंट्स इंश्योरेंस कंपनी टू गेट द पेमेंट. ठीक है, वहां पे पेशेंट का कुछ रोल नहीं है. तो इसके वजह से क्या होता है, सारे ही हॉस्पिटल को एक स्पेशल बिलिंग डिपार्टमेंट जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि दे हैव टू फॉलो सम रूल्स, राइट? दे कैन नॉट जनरेट देयर ओन क्लेम फॉर्म. इंडिया में कैसा है, हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग क्लेम फॉर्म है. देर इज नो स्ट्रिक्ट रूल फ्रॉम गवर्नमेंट. कुछ स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं सब कुछ, राइट? और हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है. आड़े तेड़े बिल्स सबको देते हैं, राइट? बट यूएस में ऐसा नहीं है. ठीक है. तो यूएस में अगर कोई कहीं पे भी जाता है और उसके पास इंश्योरेंस है हेल्थ केयर, तो हॉस्पिटल हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड दे हैव टू डील विथ हिज इंश्योरेंस कंपनी. तो बिलिंग डिपार्टमेंट होता है, और बिलिंग डिपार्टमेंट में अगर एज ए एआर हम काम कर रहे हैं तो सब कुछ हमें ही नहीं करना है. ठीक है, वहां पे बिलिंग डिपार्टमेंट में टोटल 13 डिपार्टमेंट्स है एंड एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, बट दे आर यूजिंग सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं सब कुछ. एज पर योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल गेट एक्सेस फॉर दैट. ठीक है, तो हम हमारे ट्रेनिंग पर्पज के लिए हमने एप्लीकेशन बनाया हुआ है. ठीक है, एक्चुअली दोज एप्लीकेशंस आर हाईली पेड, एक्चुअली मीन्स बहुत एक्सपेंसिव एप्लीकेशंस रहते हैं ये. जैसे मैं अगर पॉपुलर, उसे कॉमन नेम है प्रैक्टिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर यूएस हेल्थ केयर, ऐसा अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें 500 प्लस एप्लीकेशंस मार्केट में अभी अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पे जैसे नाम आ रहे हैं आपको, ये अतीना हेल्थ, एपिक, ईसीडब्ल्यू, नेक्स्ट जेन, कैरियो, ये सारे ये एप्लीकेशन है ना, ये जो भी कंपनी में, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग नेक्स्ट जेन एप्लीकेशन और यू आर यूजिंग ईसीडब्ल्यू, ई क्लिनिकल वर्क, दैट मीन्स हमारा जो हॉस्पिटल है, जो क्लाइंट है, they are paying for each and every license $300 to $500 पर यूजर पर मंथ. अगर हमारे फ्लोर पे 2000 लोग काम कर रहे हैं, 2000 लाइसेंसेस उनको इस कंपनी के तरफ से वो सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़ता है. यानी देखो कितना एक्सपेंसिव है. तो हॉस्पिटल वाले को ये भी खर्चा है, तो वो किसी में से थोड़ी ना डालेंगे, वो उसका भी खर्चा वो पेशेंट के बिल में से ही निकालेंगे, है ना? इसके वजह से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट सर्विसेज आर एक्सपेंसिव. दिस इज वन रीजन. ओके, मल्टीपल रीजन आर देयर, विल डिस्कस. तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में हैं, और जो बड़े क्लाइंट होते हैं जिसके मल्टीपल हॉस्पिटल्स मल्टीपल सिटीज में अवेलेबल है, सो what they are doing, they can create their own software. they can create their own software. जैसे हम मेरे पास अगर 2-3 बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, एसबीआई बैंक है, और सबके मोबाइल के एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में है. बेसिक फीचर्स तो सभी में है. आई कैन चेक माई बैलेंस, आई कैन ट्रांसफर द बैलेंस, आई कैन ऐड द बेनिफिशियरी, आई कैन डाउनलोड द स्टेटमेंट. दीज आर द बेसिक फीचर्स, राइट, इन एवरी बैंक एप्लीकेशन. सेम हियर फॉर एवरी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बेसिक फीचर्स आर सेम. ठीक है, तो अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो इस जो भी सॉफ्टवेयर वहां पे रहेगा उसका ट्रेनिंग आपको मिलेगा. ठीक है, 1 वीक 2 वीक मे बी दे विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग. ठीक है, और एज अ फ्रेशर जाओगे तो टेंशन ही नहीं है, आपको 2-2.5 महीने का फिर से वहां पे ट्रेनिंग रहेगा. उसके बाद आप फ्लोर पे जाओगे, क्योंकि इसके जो ये एप्लीकेशन है ना, इसके आपके क्रेडेंशियलिंग, आपके लिए स्पेशल लाइसेंस खरीदना पड़ेगा वो क्लाइंट को, है ना? ऐसा कोई भी किसी के भी लॉगिन में काम नहीं कर सकता. ठीक है, तो these are the practice management software which we are going to use in every company. Okay, so वहां पे मैक्सिमम लोगों के पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, 97% वी कैन से. और यहाँ पे यूएस हेल्थ केयर में 4 मेन कंपोनेंट्स है. वन इज द प्रोवाइडर्स.
Provider means who is providing healthcare services called as provider. It include doctor, nurse, compounder, hospital, ambulance, pathology, okay, skill nursing facility, hospices, every person and the facility which is providing healthcare services called as provider. Okay, this is the common word. Okay, so everyone, every person or the facility which is providing healthcare services is called as provider. Okay, so this is also small interview question. If you are going as a fresher, that's fine, but they can also ask you the basic question: what is meant by provider? Tell me the provider means what. So you should know that. Okay. Next component is the payer. So payer means insurance. Okay. Who is paying for the bills, right? They are payer. Another name for the insurance is payer. Third name for the insurance is carrier. कहीं पे भी अगर मैं पेयर कैरियर वगैरह अगर वर्ड यूज करता हूँ, दैट इज नथिंग बट द इंश्योरेंस. थर्ड इज द पेशेंट. Actually, we cannot say patient. Actually, it's a yes patient, but every time patient cannot be a policy holder. ठीक है, अगर मैंने पॉलिसी लिया है तो हर बार मैं ही पेशेंट नहीं हो सकता हूँ, मेरे मेरे फैमिली मेंबर्स भी पेशेंट हो सकते हैं, राइट. दे आर गेटिंग सर्विसेज and I am getting benefit from my insurance as my bills are getting covered. Okay. Next is the regulator. So regulators means क्या होते हैं? ऐसे कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करते हैं एंड एवरीबडी हैव टू फॉलो दैट. So they are called as regulators. Like in India, RBI is regulator for all the banks, right? Whatever rules they have created, everybody have to follow. Example, home loan का अगर आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट अमाउंट अगर कम कर दिया तो सारे ही बैंक को वो रूल फॉलो करना पड़ता है. ओके, सेम हियर. Some regulators are there, like some departments are there. Here you can see CMAS. We'll discuss this. Okay, upcoming session. These are some department and whatever rules they have generated, every provider and every insurance company have to follow. So these are the four main components. Okay. Now at this point, we don't know for which company we are going to join, for which client we are going to join, right? But the working will be same. So client means what? Hospital, doctors, individual doctors, hospital, laboratories. These are the hospitals, right? तो वहां पे जो भी इंश्योरेंस पेशेंट लेता है, तो जैसे आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस आपको दे रहे, एज पर अवर रिक्वायरमेंट दे आर हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स. आपको एज पर अवर जनरल नॉलेज हमें पता है कि अगर मैं एलआईसी के पास जाऊंगा तो उनके पास सिर्फ एक ही प्लान नहीं है. दे आर हैविंग मल्टीपल प्लान्स एंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन आस्क टू दैट, जो भी वो समझा रहा है हमें, या एजेंट बोल सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट, उसको हम बोल सकते हैं कि मुझे इस टाइप का इंश्योरेंस चाहिए. फॉर एग्जांपल, आई वांट वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय किड. ओके, so I can ask him, I want such kind of policy where I can invest some money yearly for next 20 year, and then I can get, my child can get a bulk amount after 20 years, right, for his education and all. तो वो उस टाइप का प्लान हमें समझाएगा, राइट. अगर मैं उसे बोल रहा हूँ कि जैसे हम बाइक या कार खरीदते हैं तो हमें मैंडेटरी है ऑटो इंश्योरेंस, सेम इन यूएस एज वेल. तो हर इंश्योरेंस कंपनी वहां पे मल्टीपल टाइप के इंश्योरेंसेस एज अ प्रोडक्ट वो सेल करते हैं एंड पीपल आर टेकिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ओके, तो ये सारी बेसिक चीजें हमें पता है कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो और जो पॉलिसी रहती है वो हेल्थ रिलेटेड बिल्स कवर करने के लिए होती है, राइट. तो आप अगर हॉस्पिटल, अभी हम यूएस हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, तो जो भी पॉलिसी उसके पास रहनी चाहिए वो हेल्थ केयर पॉलिसी होनी चाहिए, राइट. और डेंटल इंश्योरेंस मीन्स अगर डेंटल रिलेटेड सर्विसेज कवर करना है तो उसके पास डेंटल पॉलिसी होनी चाहिए, वो प्लान जो है वो डेंटल प्लान होना चाहिए, ठीक है. तो वो क्लियरली वहां पे आईडी कार्ड पे मेंशन रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लान इट इज, और हम वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लान इट इज. विल सी दैट प्रैक्टिकली, ठीक है. कोई इंश्योरेंस का आईडी कार्ड हम पिक करके इंश्योरेंस के वेबसाइट पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लान इट इज. नेक्स्ट इज द फायर इंश्योरेंस. लाइक जो वेयर हाउसेस वगैरह बड़े रहते हैं तो वहां पे वो जनरली फायर इंश्योरेंसेस लेते हैं, सो दैट समथिंग इज देयर इन द वेयर हाउस एंड ड्यू टू एनी इंसिडेंट अगर वहां पे आग लग जाती है तो वो कवर हो जाएगा फायर इंश्योरेंस में.
ट्रैवल इंश्योरेंस हमें तो कॉमन है, इफ यू आर गोइंग थ्रू like train or a plane, then in your ticket itself nowadays a small amount will be there as a insurance, right? Then general insurance means we can invest some money to get the benefit, right, to save the taxes and all. They are general insurances. Security insurances means if we are keeping some expensive things in the locker or the bank, then that time we can take a security insurance. Okay. And auto insurance is as I already discussed. So here we are going to focus on healthcare insurance. Okay. So, and if you are working for dental client, then that time you have to focus on dental insurance plans. Okay. One more is auto insurance is also there. Some times a patient came to our hospital due to car accident or bike accident. Then that time he should have auto insurance. Then only that policy will cover the benefits. One more insurance is there here. It is not mentioned, but I'll give you. That is the worker compensation insurance. The worker compensation means employer is providing healthcare insurance to employees called as worker compensation insurance. Okay, so we'll discuss in coming session again. Don't worry. Now, as I said, at this point we don't know for which specialty we are going to work, for which client we are going to work. But one of the specialty you will work. Okay, work will be same. Maybe you will work for multi-speciality hospital. That means every specialty doctor is available in the hospital. So neurologist, if you are working for neurologist, they are providing service related to the nervous system. Okay, gynecologist, they are specialist for the women's reproductive health services, right? Cardiologist, we know that they are a specialist for the heart services, right? Dentist are for the dental services. Every major surgery there is a need to give the anesthesia, so normal who is a specialist, he is not giving the anesthesia. There is a speciality, actually anesthesiologist is available. He is only responsible, or he is only having good knowledge that how much anesthesia when he have to inject to the patient. Okay, next is the general physician, like हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो they are degree holder, BAMS, BHMS, right? So they are providing only the basic services. They are called as general physician. And orthopedic, like bone related services, and the pediatric is for the children's. Right? These are some specialty. Some more specialities are there, but at least हमारे पास हमें दो चार नाम पता रहने चाहिए. And these are very common. We are already familiar with these doctor specialties. Okay. So next topic is which billing type should be used for healthcare charges. तो सिंपल है. अब मैं एक बताता हूँ. डोंट वरी, हम जो सेशन जितने टॉपिक है हम उतने ही टॉपिक लेंगे. इससे ज्यादा मैं कभी कवर करता भी नहीं, सो दैट यू शुड गेट इनफ टाइम go through the notes and understand and come up with some question. ठीक है. तो यहाँ पे आप एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ टेक्सास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. Okay, this is the client for which we are going to work. Okay. Okay. Now, obviously, we will use some practice management software. Okay, so this is the practice management software. Okay. And all the departments are using the single practice management software. अभी यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में मल्टीपल पेशेंट एवरी डे दे आर विजिटिंग फॉर सम सर्विसेज, राइट? एवरी डे दे आर कमिंग different patient for different services. So what we'll do, we'll check. One of the department is there. They are responsible to check whether the patient plan is active or not. ठीक है, and what kind of insurance he is having. तो हमें पता नहीं है, हर पेशेंट के पास अलग इंश्योरेंस हो सकता है. किसी के पास BCBS, किसी के पास मेडिकेयर, किसी के पास सिग्ना, किसी के पास UHC, किसी के पास एटना, किसी के पास ट्राइकेयर. ऐसे वहां पे 500 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज हैं. ठीक है. तो हमें क्या करना होता है, हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में से जो भी पेशेंट का इंश्योरेंस है, ठीक है, जो भी पेशेंट का इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस को हमें
उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद हमारे सिस्टम से उसको क्लेम फॉर्म भेजना पड़ता है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन नेक्स्ट 30 days ऑन फिजिशियन बिल्स। जैसे आप अगर आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड में कोई भी कभी भी पास्ट में अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा तो आपको पता है कि वहां पे हॉस्पिटल में अगर 8 दिन पेशेंट हमारा है अंदर, तो वो एट लास्ट दे विल गिव अस अ बिल। और वो बिल में सब कुछ होता है, जैसे मेडिसिन चार्जेस, डॉक्टर्स की फीस, रूम चार्जेस, कोई स्पेशलिस्ट को बाहर से बुलाए तो उसके चार्जेस, एक्सरे चार्जेस, ब्लड रिपोर्ट चार्जेस, सब सारे चार्जेस वो सिंगल बिल में देते हैं। बट यूएस में ऐसा नहीं है, उन्होंने सेग्रीगेट किए हुए हैं। टू मेजर segregation is there. One is the physician charges, physician billing, another is the hospital billing. ठीक है, हॉस्पिटल रिलेटेड चार्जेस अगर रूम ये वो इक्विपमेंट वगैरह है तो वो सब हॉस्पिटल चार्जेस में आता है। और सिर्फ डॉक्टर की फीस टू प्रोवाइड द सर्विस उसको बोलते हैं फिजिशियन चार्जेस। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फिजिशियन बिलिंग in these 30 days because more openings are there in the market for physician billing. But if any opening is there for hospital billing, then also we will get the call. Okay, don't worry. So we'll send a claim form. One of the department in our company is responsible to send the claim form to the patient's insurance company. समझो यहाँ पे पेशेंट की इंश्योरेंस का नाम है यूनाइटेड हेल्थ केयर। ठीक है, तो इन्होंने क्लेम फॉर्म यहाँ पे भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस लिए भेजा है? CMS 1500, ये फिजिशियन बिलिंग के लिए भेजा है। ठीक है, और हम यहाँ पे सेकंड बिल भेज सकते हैं अगर वो हॉस्पिटल में है हमारे 8-10 दिन से, तो हम हॉस्पिटल बिल भी भेज सकते हैं, हॉस्पिटल बिल। ठीक है, ऐसे दो क्लेम फॉर्म हम उस इंश्योरेंस को भेजेंगे। ठीक है, एंड अगर उसकी पॉलिसी कवर करती होगी तो उस दोनों बिल्स का पेमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ कुछ पेशेंट क्या करते हैं, सिर्फ डॉक्टर की फीस कवर करने वाला ही इंश्योरेंस लेते हैं, देन हॉस्पिटल चार्जेस आर नॉट गेटिंग कवर, पेशेंट हैव टू पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम CMS 1500 क्लेम फॉर्म, मैंने जैसे बताया कि दो बिलिंग पार्ट है, वन इज द फिजिशियन बिलिंग एंड अनदर इज द हॉस्पिटल बिलिंग। So for hospital physician billing, we are going to use the CMS 1500 claim form. This is the name for claim form. तो claim form अगर आप सर्च करोगे तो ऑल ओवर यूएस सेम क्लेम फॉर्म यूज होता है। ठीक है, एवरीवेयर सेम क्लेम फॉर्म यूज होगा। ठीक है, डॉक्टर्स के चार्जेस के लिए, फिर वो नॉर्मल सर्विस रहे, सर्जरी रहे, कुछ भी रहे, डॉक्टर की फीस के लिए अगर हम बिल भेज रहे हैं, दैट मीन्स द फिजिशियन बिल, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज द सेम क्लेम फॉर्म ऑल ओवर यूएस इन एनी एप्लीकेशन। कोई भी सॉफ्टवेयर रहे, कोई भी इंश्योरेंस रहे, ठीक है, उसको हम यही क्लेम फॉर्म ओपन, आपको मैं जो अभी क्लेम फॉर्म दिखा रहा हूँ, आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी यही क्लेम फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, बस उसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विस होगी। ठीक है, ओके, इट इज लोडिंग एंड दिस क्लेम फॉर्म वी विल हैव अ सेपरेट सेशन, क्योंकि ये क्लेम फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम फॉर्म है। इट इज हैविंग टोटल 33 बॉक्सेस। ओके, और इजीएस्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, आपको रैंडमली 2-4 बॉक्सेस इस क्लेम फॉर्म में से पूछेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन क्लेम फॉर्म, सैंपल क्लेम फॉर्म, एंड विल हैव अ सेपरेट सेशन फॉर इट। ओके, तो ये हो गया फिजिशियन बिल के लिए। ऐसे ही हमारे पास हॉस्पिटल बिलिंग के लिए अब अलग क्लेम फॉर्म है, UB04। ठीक है, तो हमें UB04 का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, वी आर नॉट कवरिंग एनीथिंग इन आवर ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटल बिलिंग, डोंट वरी। ओपनिंग भी ज्यादा है नहीं, देर इज अ रीजन, बिकॉज हॉस्पिटल बिल्स आर हाई बिल्स एंड क्लाइंट्स दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क विथ हाई बिल्स। ठीक है, इसके वजह से हॉस्पिटल बिलिंग बहुत कम कंपनीज को काम मिलता है उसका। ठीक है, अब इस हॉस्पिटल बिलिंग के इसमें देखो 81 बॉक्सेस आर 80, yes, 81 boxes are there, right? But in CMS 1500 we have only 33 boxes. Okay,
and from this only 10 to 12 boxes are we just have to remember. Okay, we'll have the separate session for that. So at this point, just remember there are two separate bills. One is the physician bill, hospital bill. For physician billing, we are using CMS 1500 form. For hospital billing, we are using UB04 form. Okay, don't worry about other things. Okay, you can go through it, the theory session in our notes. Okay, अब ये क्लेम फॉर्म जो है वो हम इंश्योरेंस को भेजते कैसे हैं? ठीक है, मल्टीपल वेज आर देयर। क्लेम फॉर्म हम इंश्योरेंस को भेजते कैसे हैं? जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया था कि हम क्लेम फॉर्म इंश्योरेंस को भेजते हैं। ठीक, तो हम हमारे हॉस्पिटल से या फिर बिलिंग डिपार्टमेंट से उस पेशेंट के इंश्योरेंस के पास क्लेम फॉर्म जाता कैसे है? तो मल्टीपल वेज आर देयर। वन इज सिंपल है, वो हार्ड क्लेम फॉर्म, हार्ड यानी पेपर क्लेम फॉर्म रहेगा हमारे प्रिंटर में, और हमारे एप्लीकेशन से हम प्रिंट करेंगे तो वो हॉस्पिटल में जो प्रिंटर रहेगा वहाँ पे वो प्रिंट होगा, एंड somebody is responsible to send that claim form through courier company to insurance company, right? तो कोई मैन्युअली वो भेज रहा है थ्रू कुरियर कंपनी, दैट इज द वन वे। ठीक है, सेकंड वे इज द इलेक्ट्रॉनिकली, जैसा हम ईमेल वगैरह किसी को भेज रहे हैं, राइट, डिजिटल मीडिया, राइट, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लेम फॉर्म, दैट इज द मोस्ट प्रीफर्ड वे बिकॉज फास्टेस्ट वे है, राइट। आज भेजा तुरंत इंश्योरेंस को 2 4 5 मिनट में मिल जाएगा, फास्टेस्ट वे। पेपर क्लेम फॉर्म यानी कुरियर थ्रू भेजेंगे तो उसको फिर डिस्टेंस के ऊपर 10 15 दिन हो जाएंगे, गलत एड्रेस रहेगा तो वापस भी आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द सेकंड इज द पेपर क्लेम फॉर्म। थर्ड वे इज द फैक्स। इफ वी आर हैविंग फैक्स नंबर फॉर दैट इंश्योरेंस, some insurance are giving that facility, we can directly send through fax. So nowadays there is a fax, previously 10 year 15 year back fax machine was there, बट यहाँ पे अभी डिजिटल फैक्स है। ठीक है, ई फैक्स बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक फैक्स। तो अभी कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ईमेल एड्रेस। वैसे ही फैक्स भेजने के लिए हमारे पास फैक्स नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। सेम लाइक ईमेल, जैसे जीमेल का हमारा है ना यूआई, वैसे ही ई फैक्स का रहता है। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ईमेल एड्रेस वी आर एंटरिंग द फैक्स नंबर, दैट्स इट, एवरीथिंग इज सेम लाइक द ईमेल ओनली। तो कुछ कंपनीज को हम फैक्स थ्रू भी क्लेम फॉर्म भेज सकते हैं। और फोर्थ वे इज द कुछ कंपनीज के वेबसाइट पे हम क्लेम फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। वेरी फ्यू कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज आर हैविंग दैट फैसिलिटी टू अपलोड द क्लेम फॉर्म ऑन देयर वेब पोर्टल। So these are the four ways to submit our claim form to insurance company. Okay, it is mentioned in the notes. Okay, whatever I'll tell you, don't worry, everything is documented. Okay, ये सारे notes as per my knowledge क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो आप सर्च करोगे तो हर चीज आपको डाउनलोड इधर उधर से जमा करनी पड़ेगी। और एज पर AR जितना नॉलेज जरूरी है उतना ही हमारे सारे नोट्स में है, उसके बाहर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हमने निकाल दी है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको 600 पेज का ई बुक भी दे सकता हूँ, बट देर इज नो नीड एक्चुअली। ठीक है, तो क्लेम फॉर्म हम कैसे भेजते हैं, अभी मैंने बताया था कि 4 ways आर देयर टू सबमिट द क्लेम फॉर्म, एंड मोस्ट प्रीफर्ड वे इज द इलेक्ट्रॉनिक वे। देर इज अ रीजन एक्चुअली, मल्टीपल रीजन क्यों इलेक्ट्रॉनिक। वन इज द फास्टेस्ट वे, अनदर इज इट इज अ कॉस्ट इफेक्ट इफिशियंट। कॉस्ट यानी कॉस्टिंग कम है इसमें। क्यों? क्योंकि ये क्लेम फॉर्म जो हम देख रहे हैं ना, ये क्लेम फॉर्म फ्री नहीं है, सम अमाउंट दे हैव टू पे। इलेक्ट्रॉनिक क्लेम फॉर्म रहे या पेपर क्लेम फॉर्म रहे, वहां पे ये क्लेम फॉर्म हर सिंगल क्लेम फॉर्म के लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में बार कोड है। बारकोड मीन्स वी कैनॉट यूज दैट सेम क्लेम फॉर्म फॉर मल्टीपल पेशेंट। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लेम फॉर्म की बात की जाए तो $4 to $5 चार्जेस आर देयर फॉर ईच एंड एवरी क्लेम फॉर्म। अगर पेपर क्लेम फॉर्म यानी प्रिंटर में रखे हुए है हार्ड कॉपी, तो वो $18 to $20 चार्जेस आर देयर फॉर सिंगल क्लेम फॉर्म। वहां पे भी पैसे जा रहे हैं, कुरियर कंपनी के भी पैसे जा रहे हैं, राइट। तो दैट इज नॉट द प्रीफर्ड वे एक्चुअली। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली भेजने के लिए कुछ पैसे नहीं जा रहे, सॉफ्टवेयर से चला जाएगा वहां पे, राइट। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लेम फॉर्म पे भी हमारे पैसे बच रहे, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिकली हम क्लेम फॉर्म भेजने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो क्लेम फॉर्म कैसे जाता है इंश्योरेंस को, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक वे हाउ द इंश्योरेंस कंपनी इज
गेटिंग क्लेम फॉर्म फ्रॉम आवर साइड। तो यहाँ पे एक बेसिक वाले अंडरस्टैंडिंग में हमने ट्राई किया कि यहाँ से हम भेज रहे हैं। अभी समझो, ये जो पहले टाइम फर्स्ट टाइम जो हमने क्लेम फॉर्म भेजा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग ऑन द क्लेम फॉर्म। तो व्हाट दे डिड, they denied the claim as policy ID is missing on the claim form. ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज हैविंग 3 to 15 days। सो हम 15 डेज कंसिडर करते हैं कि वो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम 15 डेज लेते हैं प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट टाइम भेजा हमने 15 डेज लिए उन्होंने, आफ्टर दैट दे डिनाइड फॉर इनवैलिड सॉरी मिसिंग पॉलिसी आईडी ऑन द क्लेम फॉर्म। अभी हमारे पास जैसे डिनाइल आता है, वी आर नॉट गोइंग टू वर्क क्विकली। ठीक है, मे बी इट विल टेक 1 day 2 day or maybe 1 week 2 week to pick that denial claim and work on that from AR side, right? तो AR का वही काम है अकाउंट रिसीवेबल का कि डिनाइल क्लेम पे काम करना है, अंडरस्टैंड करना है क्यों डिनाई हुआ है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक द एक्शन। वी आर नॉट कॉलिंग फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट। ओके, 7 8 10 कॉल बहुत हो गया आपका डेली टारगेट के लिए। अब फर्स्ट टाइम हमने भेजा, वो डिनाई हो गया, अगेन वी आर सेंडिंग दैट क्लेम टू इंश्योरेंस बाय एडिंग पॉलिसी आईडी। ठीक है, पॉलिसी आईडी ऐड किया हमने और उसको इंश्योरेंस को भेजा, अगेन दे हैव टेकन 15 डेज, राइट। उन्होंने फिर से 15 दिन उसको प्रोसेस करने के लिए लिया। ठीक है, हो गया, 1 महीना हो गया। 15 दिन के बाद प्रोसेस करने के बाद उनको पता चला कि सम अदर रीजन, फॉर सम अदर रीजन दे डिनाइड, लाइक कोडिंग जो है, जो क्लेम फॉर्म पे कोडिंग है ना वो रॉन्ग है, फॉर कोडिंग पर्पस दे डिनाइड इनवैलिड डायग्नोसिस कोड, इनवैलिड प्रोसीजर कोड। डोंट वरी, एट दिस पॉइंट अगर आपको पता भी नहीं है तो नो इश्यू। तो कुछ पर्पस के लिए उन्होंने फिर से डिनाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे 2 3 महीने भी निकल जाएंगे लेकिन पेमेंट जल्दी नहीं आएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट वे एक्चुअली। ठीक है, तो छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए वो क्लेम फॉर्म रिजेक्ट या डिनाई हो रहा है एंड आवर प्रोवाइडर इज नॉट गेटिंग पेमेंट। ओके, उन्होंने तो सर्विस दे दी है, उनको तो क्विकली पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जब हम क्लेम फॉर्म भेजते हैं तो वी आर नॉट डायरेक्टली सेंडिंग क्लेम फॉर्म फ्रॉम अवर प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू इंश्योरेंस। ठीक है, देर इज अ मेडिएटर एप्लीकेशन वी आर यूजिंग in between our practice management software and the insurance. So that mediator software is called as EDI, electronic data interchange, or also called as clearing house. ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का हम सर्विसेज लेते हैं। हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोई भी रहे, हम उसका सर्विसेज लेते हैं। हमारे प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में से क्लेम फॉर्म जो है वो आपने बिल करने के बाद इट इज गोइंग टू ईडीआई एप्लीकेशन। ईडीआई एप्लीकेशन में कुछ स्टैंडर्ड रूल्स सेट किए हुए रहते हैं एंड ईडीआई एप्लीकेशन का काम इतना ही होता है कि वो क्लेम फॉर्म पे सारे ही बॉक्सेस में चेक करेगा कि ये सारी मैंडेटरी बॉक्सेस फिल है या नहीं है, एंटर डेटा बराबर फॉर्मेट में है या नहीं है। अब आप देखो, पेशेंट का नाम है और पेशेंट के नाम में यहाँ पे कुछ नाम में कैरेक्टर होने चाहिए लेकिन यहाँ पे नाम में नंबर जा रहा है। इज इट अ करेक्ट वे? नो। तो वो ऐसे मिस्टेक्स वाले क्लेम फॉर्म ना आगे जाएंगे ही नहीं इंश्योरेंस के पास। दैट विल स्टक इन टू द ईडीआई इटसेल्फ। और वहां पे ईडीआई में जो स्टक हुए क्लेम है उसको रिजेक्शंस कहते हैं, रिजेक्टेड क्लेम्स। तो उसके ऊपर काम करने के लिए भी अलग टीम रहती है हमारे फ्लोर पे। दे आर वर्किंग इन डे शिफ्ट और मिड शिफ्ट। ठीक है, नाइट शिफ्ट का कुछ काम नहीं है वहां पे। ठीक है, तो आप इन फ्यूचर यू कैन अप्लाई फॉर मिड शिफ्ट और डे शिफ्ट इन ईडीआई डिपार्टमेंट। बस अंडरस्टैंड करना है क्यों रिजेक्ट हुआ है एंड फिक्स दैट रिजेक्शन एंड रीसबमिट द क्लेम। ठीक है, तो ईडीआई सॉफ्टवेयर में जो ये प्रोसेस हो रही है, चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन द क्लेम फॉर्म, ये जो रूल्स सेट किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड रूल्स भी रहते हैं और प्रोवाइडर इज ऑल्सो कैन सेट दीज रूल्स, एडिशनल रूल्स इन द ईडीआई, so that checking the claim form process in EDI software, that process is called as so that process is called as scrubbing process.
सॉरी गाइस, तो स्क्रबिंग प्रोसेस मीन्स नथिंग बट चेकिंग द क्लेम फॉर्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे हम ये 1-2 महीने का जो टाइम पास हो रहा है छोटे छोटे मिस्टेक्स के वजह से, वो हमारा बच रहा है। ठीक है, हम पहले ही यहाँ पे सब चेक कर रहे हैं कि सब कुछ सही है या नहीं, एंड देन ओनली क्लेम फॉर्म वी आर सेंडिंग टू द इंश्योरेंस, देन ओनली क्लेम फॉर्म इज गोइंग टू द इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस ऑल्सो रिसीव thousands और लैक्स ऑफ क्लेम एवरी डे। ठीक है, जैसा मेडिकेयर इंश्योरेंस है, बहुत बड़ा इंश्योरेंस है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ पॉपुलेशन आर कवर अंडर द सिंगल इंश्योरेंस। उनको कितने क्लेम आते होंगे दिन के? 10, 20, 30 हजार, 50 हजार क्लेम रोज के आते होंगे। दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द रॉन्ग क्लेम फॉर्म which is having the small mistakes. So what they are doing, they are also using one of the EDI software services to do that scrubbing process again. They are setting some rules, they are checking everything, and then only, if everything is fine, then only claim form is reaching to the insurance claims department. अगर नहीं है तो वहां इंश्योरेंस साइड के ईडीआई से ही वो क्लेम फॉर्म रिजेक्ट होगा। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिजेक्शन, इंटरनल रिजेक्शन, इंश्योरेंस साइड रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रिजेक्शन पे काम करने के लिए यहाँ पे ईडीआई टीम होती है। उनका अंडरस्टैंडिंग इतना ही है कि वो रिजेक्टेड क्यों है, अकॉर्डिंगली दे आर टेकिंग द एक्शन। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज policy ID is missing on the claim form is the rejection. So what they will do, they will go to the PMS, they will check the ID card, they will update the ID in the system, or also they can update in the EDI, and they can push that claim form with the policy ID to the insurer, right? Then the claim form will be accepted. ठीक है, once insurance company claims department has received the claim form, they will process the claim, and once they process the claim, they will generate one claim number and they will generate one receipt. ठीक है, बिल इज नथिंग बट द क्लेम फॉर्म। जो भी सर्विसेज हमने दिया है उसका बिल ऑब्वियसली हम भेजेंगे, बिल इज नथिंग बट द क्लेम फॉर्म। ठीक है, और जो इंश्योरेंस ने प्रोसेस करने के बाद वो रिसिप्ट देते हैं हमें, दैट रिसिप्ट इज हैविंग डिटेल इंफॉर्मेशन, हाउ मच पेमेंट दे पेड, हाउ मच पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, whether they have paid, denied, rejected, pending, on hold, everything. Whenever they are processing the claim, they are generating one claim number and they are generating one EOB. तो उसे कहते हैं नथिंग बट द रिसिप्ट। ठीक है, अगर मैं आपको एक सैंपल ईओबी अगर दिखाऊंगा तो ये देखो, दिस इज वन ऑफ द ईओबी। ठीक है, ऐसे इस टाइप के रिसिप्ट हमें इंश्योरेंस के तरफ से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ईओबी हम बहुत सारे देखने वाले हैं अपकमिंग सेशंस में, सो डोंट वरी। ठीक है, तो ये ईओबी हमें जो आते हैं, तो ईओबी जब इंश्योरेंस भेजते हैं तो अगेन मल्टीपल वेज आर देयर टू सेंड द ईओबी। टू मेजर वेज आर देयर, वन इज द पेपर ईओबी, दैट मीन्स वो कुरियर कंपनी थ्रू हमारे हॉस्पिटल के एड्रेस पे भेजेंगे। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ईओबी। ठीक है, वो ईडीआई सॉफ्टवेयर में हमारे को रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पे ईडीआई से हम डाउनलोड करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर में हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर वो पेपर ईओबी भेज रहे हैं थ्रू कुरियर कंपनी, इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ईओबी भेज रहे हैं, सेम है, सेम ही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं रहे होता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ईओबी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। तो ये रिसिप्ट आती है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक ईओबी आती है तो विद इन वन क्लिक ऑटोमेटिकली इट विल गेट पोस्टेड इन टू द एप्लीकेशन इन करेक्ट अकाउंट। ठीक है, बट अगर पेपर ईओबी आती है तो वो हॉस्पिटल के एड्रेस पे जाएगा, हॉस्पिटल के एड्रेस पे कोई तो भी वहां पे मैन्युअली उसको स्कैन करेगा, वो अपलोड करेगा एप्लीकेशन के अंदर या फिर कहीं पे ड्राइव पे रखेगा, फिर वो पेमेंट पोस्टिंग टीम वहां से पोस्ट करेगी। वो लॉन्ग टाइम है, बट मोस्ट प्रीफर्ड वे हियर इज द ईआरए ओनली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस आर सेंडिंग ईओबी थ्रू ईआरए। ठीक है, अब अगर आप एज ए आर अगर हम काम करते हैं, हमने क्लेम फॉर्म भेजा हुआ है, देर इज नो रिस्पॉन्स, इट इज एक्सेप्टेड इन द ईडीआई। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हमें ईओबी आई नहीं, तो हम कॉल करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंश्योरेंस रहेगा उसके वेबसाइट पे हम जाएंगे, वहाँ पे क्लेम स्टेटस चेक करेंगे और वहां से हम ईओबी डाउनलोड करके पेमेंट पोस्टिंग टीम को हम भेज देंगे। दैट्स इट, आवर वर्क इज डन, वी विल गेट वन काउंट फॉर दैट। ठीक है, तो ये आपको, I hope you guys understood how the electronic claim form is going and how we are receiving the receipt. Okay. So these are the four ways and most preferred way is the electronic way. ठीक है,
अब इंश्योरेंस ने अगर प्रोसेस किया तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट अगर उन्होंने प्रोसेस किया दैट मीन्स दे आर पेइंग। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो पे ही करेंगे हर बार प्रोसेस करने के बाद। हो सकता है उन्होंने प्रोसेस किया बट उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्लाई किया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जो जब भी उन्होंने प्रोसेस किया तो वो ईओबी जो भेजते हैं तो या फिर कोई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ, अगर उन्होंने कोई क्लेम पे अगर पेमेंट डिसीजन लिया है कि दे आर पेइंग समथिंग टू द प्रोवाइडर, ठीक है, $1000 का क्लेम भेजा है हमने एंड दे आर पेइंग $1000, तो अगर उनको पे करना है तो इन विच वे दे आर पेइंग टू द प्रोवाइडर, ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग द क्लेम। सो फर्स्ट प्रीफर्ड वे इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे आप ऑनलाइन कहीं पे भी पेमेंट भेजते हो, राइट, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो मोस्ट ऑफ द प्रोवाइडर आर प्रीफर टू टेक द पेमेंट थ्रू ईएफटी, क्योंकि वो गलत अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर एज अ प्रोवाइडर मुझे अगर यूएचसी इंश्योरेंस से आज के बाद मेरे फ्यूचर के सारे क्लेम्स के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर होना चाहिए तो देर इज अ प्रॉपर process I have to follow. I have to fill multiple forms where I have to give the bank details and all. And after that processing, जब वो हमारे सब कुछ डिटेल उनके सिस्टम में एंटर हो जाएंगे, उसके बाद जब भी क्लेम हमारे हॉस्पिटल से जाएगा तो उसका पेमेंट हमें ईएफटी से ही आएगा। लेकिन अगर हम रजिस्टर नहीं है ईएफटी के लिए उस इंश्योरेंस की तरफ तो फिर वो हमें चेक भेजेंगे कुरियर कंपनी थ्रू, ठीक है। इट विल टेक टाइम अगेन, रॉन्ग एड्रेस की वजह से कभी कभी चेक वापस भी जाते हैं या फिर कहीं पे मल्टीपल ऑफिसेस में थ्रू जाता है तो उसको कहीं पे स्टक भी हो जाता है वो, ठीक है, तो उस पे फिर हमें चेक ट्रेसर वगैरह लगाना पड़ता है। विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो पेपर चेक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है एंड वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। सो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मीन्स एक्चुअली क्रेडिट कार्ड एटीएम जैसा जो दिखता है वैसा नहीं रहता है, वो सिर्फ इमेज या फिर उसका नंबर हमारे हॉस्पिटल के पर्टिकुलर ओनर या फिर जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है अकाउंट डिपार्टमेंट में उसको आता है वो, ठीक है, वन टाइम यूजेबल रहता है वो। जैसे आप 10-15 साल 10-10 ईयर बैक भी अगर आपको याद होगा तो हम मोबाइल में रिचार्ज कैसे करते थे, स्क्रैच कार्ड आता था, हम उसको स्क्रैच करते थे, उसमें एक नंबर रहता था वो हम डायल करते थे एंड देन वी आर गेटिंग दैट टॉक टाइम बैलेंस, राइट। तो सेम हियर यहाँ पे हमें वो नंबर मिलेगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास आएगा वो ऑथराइज पर्सन के लिए। वो अगर इंश्योरेंस का $1000 पे करना है तो वो $1000 उस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड में रहेंगे और वो नंबर उसने यूज करने के बाद वो $1000 क्रेडिट होंगे उसके बैंक में, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड वे, बट मोस्ट प्रीफर्ड इज द ईएफटी, सेकंड इज द पेपर चेक एंड वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इज वेरी रेयर लाइक 0.25%, दैट्स इट, ठीक है। 80-90% ईएफटी, 10% पेपर चेक, ठीक है, ऐसे पेमेंट हमें आता है, ठीक है। ईओबी हमने अभी देखा है, रिसिप्ट वगैरह, पेपर, ईओबी, अनदर नेम इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेमेंट। तो दिस इज द सैंपल ईओबी अगेन, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, दिस इज द लास्ट टॉपिक टुडे, तो इन 2 मिनट्स आई विल रैप अप। सो प्रोज एंड कॉन्स क्या है यूएस हेल्थ केयर के। प्रोज क्या है तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द पेशेंट, दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस, दे आर यूजिंग द प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये है प्रोज। बट इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉन्स क्या है, कॉस्टिंग भी बढ़ रही है। जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन का कॉस्ट है 300 to $1000 पर यूजर, ठीक है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए मल्टीपल लाइसेंसेस को लेना पड़ता है एप्लीकेशन का। खुद का अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे मैं एक क्लाइंट के लिए काम करता था पास में, उस क्लाइंट में जो कंपनी में मैं काम करता था तो हमारी कंपनी को 2000 लोगों का काम मिला था, 2000, ठीक है। उसमें सारे डिपार्टमेंट थे, 2000 लोगों का। उन्होंने एक्चुअली 8000 लोगों का काम आउटसोर्स किया था इंडिया में, 4 कंपनी को 2-2 हजार लोगों का काम दिया था उन्होंने। तो कितना बड़ा क्लाइंट था, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि इतना अगर काम दे रहे तो वो हॉस्पिटल या फिर उनकी जो चेन है हॉस्पिटल की वो कितने होंगे, उनके पास कितने डॉक्टर होंगे। ऐसे ही मैं रिसर्च किया था और रिसर्च करने के बाद इधर उधर पूछने के बाद मुझे पता चला कि उनके पास उनके उस हॉस्पिटल के अंडर में 40,000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। 40,000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो कितना वो बड़ा चेन है हॉस्पिटल का, राइट। मेड सिनर्जीज करके एक बड़ा क्लाइंट है, ठीक है।
तो हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनी में उनका काम दिया हुआ है, बट वो छोटे कंपनी को काम नहीं देते उनको। 2,000 3,000 एम्प्लॉय जो कंपनी हैंडल कर सकती है उनको ही वो प्रोजेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बड़े कंपनी में ग्रोथ भी मिलती है हमें जल्दी से। तो कॉन्स है हाई कॉस्टिंग, प्रोज है प्रोवाइडर चॉइस, एज आई सेड एनीवेयर वी कैन गो। ठीक है, कौन से अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस मीन्स कभी कभी डिपेंड ऑन योर पॉलिसी, वहां पे कवर सर्विसेज कम ज्यादा हो सकती है, बट प्रोज है दे कैन गो एनीवेयर। ठीक है, अगर उसने प्लान ऐसा लिया हुआ है कि वो सब कुछ कवर हो रहा है तो दे कैन गो एनीवेयर। ठीक है, प्रोज है क्वालिटी केयर मिलेगी, अपने जैसा इंडिया में नहीं है। अपने यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड अगर 10 15 20 पेजेस का जनरेट होता होगा, तो यूएस में 60 to 80 पेजेस का मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट होता है अगर पेशेंट 1 वीक के लिए हॉस्पिटल है। बहुत डिटेल में मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट होता है। If you are in training and you are having so much time, then it is good that go through the medical record। आप ट्राई करो कि वो मेडिकल रिकॉर्ड रीड करके देखो कि उस पेशेंट को सच में क्या हुआ था। ठीक है, वो पेशेंट क्यों आया हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में। ठीक है, अदरवाइज हम ऐसी सारी चीजें देखते नहीं है, हम ध्यान भी नहीं देते, हमारा कुछ उसमें रोल भी नहीं है। बट इफ यू आर हैविंग इनफ टाइम देन यू कैन रीड द मेडिकल रिकॉर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड how much detail they are entering into the medical record, then you can understand। कॉम्प्लेक्स, कॉन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स बिलिंग हो गई है, सिंपल नहीं है, इजीली क्लेम फॉर्म नहीं भेज सकते इतने सारे 12 13 डिपार्टमेंट को, हमें यानी हॉस्पिटल को वहाँ पे सबको जॉब देना पड़ेगा, सबके पास सबका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगा, एक आरसीएम साइकिल है, सब फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे कोडिंग डिपार्टमेंट अलग है, चार्ज एंट्री अलग है, बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है, ईडीआई एप्लीकेशन का टीम अलग है, पेमेंट पोस्टिंग टीम अलग है, यार टीम अलग है, ऐसे 12 13 डिपार्टमेंट, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बिलिंग हो गई है। ठीक है, दीज आर द सम प्रोज एंड कॉल, नोबडी विल आस्क यू, दिस इज जस्ट फॉर आवर नॉलेज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, आई एम स्टॉपिंग हियर टूडेज रिकॉर्डिंग। ठीक है, और मैं आपको नोट्स शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप 2 3 दिन नोट्स पढ़ेंगे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि इट्स ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट इन फर्स्ट 2 3 सेशंस।